जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीली में। आज हम लेकर आए हैं दो प्यासे विद्वान और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तेज धूप जमीन को तवे की तरह जला रही थी। रेत का रंग इतना सफेद पड़ गया था कि आंखें चुंधिया जाती थी। लंबे सफर से थके दो विद्वान, एक लगभग 50 वर्ष का गहरी सोच वाले आंखों वाला और दूसरा 30 के करीब तेज बोलने और जिज्ञासु दिमाग, पैदल चलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्यास ने उनके कदमों को चुरा लिया हो। उनके कपड़े रेत से ढक चुके थे, होंठ सूखकर फट चुके थे और गले में बोलने की ताकत भी लगभग खत्म थी। सफर में बहुत सी कठिनाइयां देखी थी, पर पानी के बिना शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे रहे थे। दोनों कई वर्षों से एक साथ यात्राएं करते आ रहे थे। किताबों पर बहस, ज्ञान पर जीत, तर्कों की तलवार, यही उनका जीवन था। लेकिन आज विद्या नहीं, पानी उनकी परीक्षा ले रहा था। छोटा विद्वान एक जगह रुककर जोर से सांसें लेता है और कहता है, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बड़े विद्वान उसका कंधा थामकर जवाब देते हैं, डर से प्यास नहीं मिटती, धैर्य से रास्ता निकलता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों के भीतर चिंता की आग साफ दिख रही थी। इसी बीच दूर रेत के ढेरों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई पड़ा, मानो कोई जानवर धीमी चाल से आगे बढ़ रहा हो। पहले तो दोनों ने समझा कि शायद आंखों का भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ हुआ कि वह एक ऊंट है, अकेला और अस्थिर। वे लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़े। ऊंट की पीठ पर बोझ तो नहीं था, लेकिन गर्दन पर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, मानो कहीं से छुड़कर आया हो या किसी ने छोड़ दिया हो। बड़े विद्वान ने कान के पास जाकर धीरे से कहा, ये ऊंट किसी के काम का है, ये अकेला सफर नहीं कर सकता, इसका मालिक कहीं आसपास होगा। छोटे विद्वान की नजर उस रस्सी पर गई। उस पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे, जैसे कोई गुप्त चिन्ह या कोई कोड। वो तुरंत उत्साहित होकर उन निशानों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाया। अजीब बात यह थी कि ऊंट पानी की दिशा में नहीं बल्कि गहरे रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा था, जहां सामान्यतः कोई नहीं जाता। प्यास से जूझते दोनों के लिए ऊंट मिलना राहत भी था और सवाल भी। वे कुछ पल के लिए चुप खड़े रहे। अगर वे ऊंट का पीछा करते हैं तो शायद उसके मालिक तक पहुंच सकते हैं और पानी भी पा सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी जाल की शुरुआत हो? रेगिस्तान में लोग पानी के लिए मार तक देते हैं। प्यास आशा भी बनाती है और खतरों की ओर भी ढकेलती है। छोटे विद्वान ने धीमी आवाज में कहा, खतरा हो सकता है, पर रुककर मर जाने से अच्छा है जोखिम लेना। बड़े विद्वान ने इधर उधर नजर घुमाई। कोई इंसान, कोई आवाज, कोई पदचिन्ह नहीं, बस हवा और रेत। उन्होंने सिर हिलाया और ऊंट के पीछे चलने का निर्णय लिया। ऊंट धीरे धीरे चलता रहा और दोनों उसके पीछे, घिसटते कदमों से, बचे हुए साहस के सहारे। कुछ ही देर बाद हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। रेत की गर्मी के बीच ये बेहद असामान्य था। छोटे विद्वान ने आश्चर्य से कहा, पानी पास होगा? लेकिन बड़े विद्वान ने सावधान किया, हो सकता है, लेकिन बिना दिमाग खोए आगे बढ़ना। दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रेत की सतह बदलती गई, पहले चिकनी, फिर थोड़ी काली और फिर पतली खुरदरी मिट्टी। इसका मतलब साफ था कि ये रास्ता इंसानों ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं। और फिर उन्हें एक और अजीब चीज दिखी। ऊंट की गर्दन पर रस्सी के पास एक सूखी चमड़ी की थैली बंधी थी, जैसे कोई संदेश या सामान हो, लेकिन थैली इतनी कसकर बंधी थी कि चलते चलते खोल पाना मुमकिन नहीं था। प्यास, रहस्य, डर और उम्मीद सब मिलकर दिल की धड़कन को बढ़ा रहे थे। दोनों विद्वान ऊंट के ठहरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो थैली देखी जा सके। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऊंट अचानक बिना किसी चेतावनी के तेजी से भागने लगा, मानो किसी को देखकर डर गया हो या किसी की ओर भाग रहा हो। दोनों चौंक गए। छोटे विद्वान ने चिल्लाकर कहा, रुको, नहीं तो सच्चाई फिर हाथ से निकल जाएगी। और दोनों पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़े, धूप, रेत और प्यास को भूलकर। अगले मोड़ के पार क्या मिलने वाला था, ये कोई नहीं जानता था, पर इतना जरूर था, अब उनकी यात्रा केवल पानी की नहीं रही, ये रहस्य और खतरे की यात्रा बन चुकी थी। ऊंट एक मोड़ पर अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे रेत की लहरों ने उसे निगल लिया हो। दोनों विद्वान तेज सांसों के साथ दौड़ते भागते उस जगह पहुंचे जहां वे ऊंट को खो बैठे थे। दूर तक निगाहें दौड़ाईं, पर धूप के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। छोटे विद्वान ने निराशा में जमीन पर हाथ मारा और धीमी आवाज में बोला, सब खत्म हो गया। पानी, रास्ता, उम्मीद,
सब चला गया। उसके शब्द गुस्से से नहीं, टूटी हुई थकावट से निकले थे। बड़े विद्वान कुछ पलों तक चुप खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, यात्रा तभी खत्म होती है जब इंसान हार मान ले। ऊंट नहीं मिला, लेकिन ये जगह यूं ही नहीं आई होगी। उन्होंने आसपास देखने की सलाह दी। छोटे ने अनमने मन से हामी भर दी। दोनों इधर उधर घूमने लगे। जमीन पर रेत में हल्के से दबे निशान थे, जूतों जैसे नहीं, जानवरों जैसे भी नहीं, कुछ अलग। लेकिन वो साफ दिखते दिखते अचानक गायब हो जाते थे, जैसे कोई आता था और बिना निशान छोड़े वापस चला जाता था। अचानक छोटे विद्वान को कुछ लगा, अपने पीछे मानो किसी के पांवों की चरमराहट। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं। हवा में केवल रेत उड़ रही थी। वो कुछ पल स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बड़े विद्वान के पास लौट आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में बेचैनी थी। उसने झेंपते हुए कहा, अभी लगा जैसे कोई पीछे था, शायद मेरा वहम होगा। बड़ा विद्वान कुछ नहीं बोले, बस उसकी आंखों में असुरक्षा को परखते रहे। तभी अचानक फिर वही आवाज। इस बार दोनों ने सुनी, किसी के कदमों की आवाज, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। दोनों एक पल को रुक गए। दिल की धड़कन बढ़ गई और नजरें एक दूसरे से टकराईं। बड़े विद्वान ने धीरे से फुसफुसाया, हम अकेले नहीं हैं। उस एक वाक्य में खतरे की इतनी प्रतिध्वनि थी कि छोटे विद्वान की सांसें तेज हो गईं। वे सावधानी से पीछे हटे, लेकिन कदमों की आवाज फिर आने लगी, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी बिल्कुल पीछे, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो और खेल रहा हो, बस दिख नहीं रहा। छोटे विद्वान ने फिर मुड़कर चिल्लाया, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन जवाब में केवल हवा का शोर मिला, जैसे रेगिस्तान खुद हंस रहा हो। धीरे धीरे डर तर्क को ढकने लगा। छोटा विद्वान घबराहट में बोला, ये जगह ठीक नहीं, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। बड़े विद्वान ने गहरी आवाज में कहा, अगर कोई हमारा पीछा कर रहा है तो भागना उसे और ताकत देगा। यहां कुछ छुपा है, और जो भी है वो अभी खुद को दिखाना नहीं चाहता। उनकी बात के खत्म होते ही एक हल्का सा झोंका आया, लेकिन उससे रेत नहीं उड़ी, बल्कि किसी के कपड़ों की सरसराहट जैसी आवाज आई। दोनों ठिठक गए। छोटे विद्वान का गला सूखकर और भारी हो गया। उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं, शक वही था। शक उस अदृश्य पर नहीं, बल्कि सफर पर, फैसलों पर, हालात पर। कुछ देर बाद जब आवाजें थम गईं, दोनों सावधानी से आगे चले। सूरज अब ढलने लगा था, पर रेगिस्तान की गर्मी अभी की कम नहीं हुई थी। जैसे जैसे शाम गहराती गई, उनके पीछे पीछा करने वाली आवाजें फिर उठने लगीं, अब पहले से साफ, कभी दूर, कभी बहुत पास। दोनों एक छोटे टीले के पीछे रुककर छिप गए ताकि देखें कौन पीछे है। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे रेत पर चलते किसी के कदमों की लय उभरी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ दबते हुए पदचिन्ह, जैसे कोई अदृश्य इंसान चल रहा हो। छोटा विद्वान डर में फुसफुसाया, यह इंसान नहीं, कुछ और है। बड़े विद्वान बोले, जो भी है वो हमसे बचकर नहीं जाएगा। रहस्य डर में नहीं, सामने आने में खुलता है। अचानक वो अदृश्य पीछा करने वाला बिल्कुल उनके पीछे थम गया, इतनी नजदीक कि एक पल के लिए लगा मानो किसी ने उनके कंधे पर सांस भरी हो। छोटा विद्वान डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि बड़े विद्वान ने उसका मुंह हाथ से ढक लिया। दोनों बिल्कुल स्थिर हो गए। कुछ सेकंड्स ऐसे बीते जैसे समय ने चलना बंद कर दिया हो, और फिर वो कदमों की आवाजें अचानक गायब हो गई। जैसे कोई ठीक वहीं खड़ा हो, न आता न जाता, बस देख रहा हो। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और वे जान गए कि रात पानी की नहीं, अदृश्य दुश्मन की परीक्षा लेने वाली है। उनकी प्यास अब सिर्फ पानी की नहीं थी, वे जानना चाहते थे कि कौन उनका पीछा कर रहा है और क्यों। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में तारे तो चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी रेगिस्तान की बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। दोनों विद्वान एक ऊंचे रेत के टीले पर बैठे थे, हिचकते हुए, थके हुए और मानसिक लड़ाई लड़ते हुए। प्यास उनके गले में कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन अदृश्य कदमों का डर उन्हें हिलने भी नहीं दे रहा था। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी, जिससे उनकी त्वचा पर जमा पसीना ठंडे नमक में बदल गया था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। छोटे विद्वान ने अंततः कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है और हम उसे देख भी नहीं पा रहे। ये बहुत गलत हो रहा है। उसकी आवाज में टूटन थी,
लेकिन बड़ी बात ये थी, पहली बार वो हार जैसा महसूस कर रहा था। बड़े विद्वान ने कुछ देर सोचा और धीमी आवाज में कहा, अदृश्य पीछा करने वाला इंसान हो या भ्रम, हमारी प्यास असल है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें आगे बढ़ना ही होगा, डर के साथ भी। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन थकावट उनकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। फिर भी वे खड़े हुए। दोनों ने कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार रफ्तार धीमी थी, जैसे डर ताजा रेत के दलदल की तरह उन्हें रोक रहा था। चलते चलते अचानक दोनों रुके। रेगिस्तान की घोर चुप्पी के बीच टप टप टप, पानी गिरने जैसी आवाज। फिर एक और टप टप टप। छोटे विद्वान की आंखें फैल गई। वो उत्साहित होकर बोला, ये पानी है, मैं कसम खाता हूं, ये पानी की आवाज है। उसकी आवाज में उम्मीद लौट आई। वो लगभग दौड़ने लगा, लेकिन बड़े विद्वान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उत्साह में मौत से न टकरा जाना, किसी आवाज का होना पानी का होना नहीं होता। फिर दोनों खामोश होकर सुनने लगे। हवा में कोई सरसराहट नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ वही टपकते पानी की गूंज। ये आवाज पास भी लगती थी और दूर भी, जैसे कोई बुलावा दे रही हो या धीमा जाल बिछा रही हो। वे आवाज की दिशा में चल पड़े। रेत तकरीबन पत्थरी जैसी ठंडी हो चुकी थी। उनके पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, फिर भी कभी कभी अचानक मिट जाते, जैसे किसी ने हवा को केवल वहीं दिशा दी हो। आगे बढ़ते बढ़ते प्यास की जलन उम्मीद में बदलने लगी। उनकी चाल तेज हो गई, फिर और तेज। हर कदम के साथ पानी की आवाज बढ़ती गई, टप टप टप, जैसे कहीं से पानी झर रहा हो। छोटा विद्वान मुस्कुराया तक। शायद घंटों बाद पहली बार उसने कहा, बस कुछ और कदम, हम बच जाएंगे। पर जैसे ही वे एक ऊंचे पत्थरीले टीले के पास पहुंचे, आवाज अचानक रुक गई, पूरी तरह। इतनी चुप्पी कि उनके दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देने लगी। दोनों वही खड़े के खड़े रह गए। छोटे विद्वान की आवाज टूट गई, यह कैसे थम गई? कोई यहां था, कोई पानी था, फिर गायब क्यों हो गया? उसकी आंखों में उम्मीद पिघलकर डर बन गई। बड़े विद्वान ने टॉर्च जैसा छोटा क्रिस्टल लाइटर निकाला जो उनके पास था। उसे जलाया। रोशनी कुछ फीट तक ही फैली, पर उतना काफी था। रोशनी जमीन पर पड़ी और वहां साधारण पत्थरीली सतह नहीं थी, नमी भी नहीं, बल्कि छोटे छोटे पदचिन्ह थे, पानी वाले पैरों के। किसी ने गीले पैरों से यहां तक चलकर फिर गायब हो गया था, लेकिन पानी कहीं नहीं। छोटे विद्वान का दिमाग हावी हो गया। कोई हमसे खेल रहा है। कभी पानी की आवाज, कभी कदमों की आवाज। क्या वो चाहता है कि हम पूरी तरह टूट जाएं? उसकी आवाज बिखर चुकी थी। बड़े विद्वान ने जमीन को लंबे वक्त तक देखा, फिर बोले, इस खेल में नियम है। जो पानी खोजता है उसके लिए पानी एक जाल बन जाता है। कोई चाहता है कि हम प्यास से नहीं, डर से हारें। उसी समय पीछे से अचानक फिर आवाज आई, टप टप टप। लेकिन इस बार ये तेज थी, इतनी तेज मानो कोई बर्तन भर रहा हो। दोनों ने मुड़कर दौड़ लगाने की कोशिश की, पर कदम भारी थे, शरीर थका था और दिमाग डर से जमा हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन दिखाई फिर कुछ नहीं दिया। सिर्फ आवाज, आवाज पानी की, और ठीक उसी के साथ पीछा करने वाले कदमों की आवाज फिर लौट आई। अब दो आवाजें साथ साथ, पानी और पीछा। वो समझ चुके थे कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे खींचना चाहती है और फिर डराकर पीछे धकेल देती है। ये जगह पानी से नहीं, भ्रम से भरी थी। और तभी छोटे विद्वान ने नीची आवाज में कहा, मुझे ये शक होने लगा है कि ये केवल रेगिस्तान नहीं, कोई जानबूझकर हमें यहां लाया है। उसका वाक्य खत्म होते ही अचानक दूर एक चमक दिखाई दी, नीली रोशनी जैसी, एक क्षण के लिए।
दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अब डर के साथ जिज्ञासा भी थी, और चाहे ये जाल हो या रास्ता, अगला कदम उन्हें उठाना ही था। नीली चमक सिर्फ एक पल के लिए दिखाई दी, फिर सब अंधेरा। लेकिन वो क्षण इतना गहरा था कि दोनों जैसे उस रोशनी में खिंच गए हों। दोनों विद्वान कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। हवा स्थिर, शब्द गुम, और डर हवा में धड़क रहा था। छोटा विद्वान घबराई हुई आवाज में बोला, मैं कसम खाता हूं, अभी वहां रोशनी आई थी। शायद कोई जगह है, कोई इंसान, कोई आश्रय। उसकी आवाज में डर और उम्मीद अजीब मिश्रण बनकर गूंज रहे थे। बड़े विद्वान ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अगर रोशनी सच थी तो किसी ने दिखाई है, और जब कोई रास्ता दिखाता है उसके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। फिर भी वो रुक नहीं सकते थे। प्यास अब उतनी ही तेज थी जितनी जिज्ञासा। नीली रोशनी किस दिशा में चमकी थी, दोनों ने अंदाज से उस ओर चलना शुरू किया। हर कदम भारी, हर सांस एक संघर्ष, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। चलते हुए अचानक छोटे विद्वान ने पूछा, क्या आपको भी लग रहा है कि हमें कोई जानता है, जैसे ये जगह हमारे बारे में ज्यादा जानती हो जितना हम खुद? बड़ा विद्वान रुक गया, जैसे वो सवाल सीधे उसके दिल को छू गया हो। उसने अचानक याद किया, सालों पहले उन्होंने ज्ञान की प्रतियोगिता में एक चोर को मात दी थी, जो बुद्धि का इस्तेमाल चोरी में करता था। वो शख्स उनके बारे में गहराई से जानता था, और वो हार कर बोला था, तुम दोनों से बदला लेने के लिए मुझे हथियार नहीं, दिमाग चाहिए। एक दिन आएगा जब तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम पर रहूंगा। बड़े विद्वान की आंखें फैल गईं, लेकिन वो ये बात छोटे को बताना नहीं चाहता था। ना अभी। उसने केवल कहा, हर रेगिस्तान का अपना सच होता है, हमें शांत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दूरी तक चलते हुए जमीन अचानक रेत से पत्थरों में बदल गई। उनके सामने ऊंची गुफानुमा संरचना थी, शायद प्राकृतिक, लेकिन अजीब तौर पर मानवीय नक्काशी की तरह। उसके ऊपर उन्हीं अजीब पहचान वाले चिन्ह थे जो उन्होंने ऊंट की रस्सी पर देखे थे। छोटे विद्वान की आंखों में उत्साह फिर उभरा। देखिए, वही चिन्ह, इसका मतलब ऊंट सही दिशा में जा रहा था। लेकिन बड़े विद्वान चुप। वो चिन्ह उन्हें सिर्फ दिशा नहीं दे रहे थे, कोई उन्हें बुला रहा था। दोनों धीरे धीरे उस संरचना के करीब गए। अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन गुफा के मुहाने से ठंडी हवा आ रही थी, और साथ में फिर वही टपकते पानी की आवाज, इस बार इतनी स्पष्ट कि मन और शरीर दोनों उसे पहचान ले। छोटा विद्वान बर्फ जैसे पत्थर को छूता है और कराह उठता है। शरीर में पहली बार राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन ये राहत डर के साथ आई, क्योंकि अंदर रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। फिर भी दोनों की परछाइयां दीवारों पर दिखाई दे रही थीं। वे अभी कुछ समझ पाते, उससे पहले गुफा के भीतर दूर अचानक नीली रोशनी फिर दिखाई दी। इस बार ज्यादा देर तक। रोशनी के साथ किसी की परछाई भी। एक लंबा, दुबला, तेज चाल चलने वाला व्यक्ति, लेकिन चेहरे की जगह सिर्फ काला धुंध जैसा धब्बा। छोटा विद्वान वहीं जम गया। ये इंसान है या कुछ और? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। वो परछाई रोशनी की लह में आगे बढ़ी और दोनों के सामने थोड़ी दूरी पर रुक गई। किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। दोनों की सांसें भारी हो गईं, और तभी वो नीली रोशनी झपक कर बुझ गई, पर परछाई गायब नहीं हुई। वो उन्हीं के सामने खड़ा था, बिना चेहरा, बिना बोल, लेकिन महसूस हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। छोटे विद्वान से सहन नहीं हुआ, वो पीछे हट गया और घबराहट में बोला, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? गुफा में एक गहरी, धीमी आवाज गूंजी, किसी इंसान की नहीं, किसी प्रतिध्वनि की भी नहीं, बल्कि जैसे शब्द सीधे दिमाग में डाले गए हों। पानी चाहिए या सच? ये सुनते ही दोनों का खून जैसे जम गया। ये सिर्फ साधारण यात्रा नहीं थी, ये उनकी बुद्धि, साहस और अतीत की परीक्षा थी। और उस आवाज ने एक और वाक्य कहा, धीमा पर काटने जैसा, जो बचना चाहता है वो पानी चुने, जो जानना चाहता है वो सच चुने। गुफा में दो अलग रास्ते दिखाई दिए। एक से पानी की आवाज आ रही थी और दूसरे से नीली रोशनी। दोनों विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार सफर के फैसले दिल नहीं, दिमाग नहीं, किस्मत पर निर्भर होने वाले थे। रात गहरा चुकी थी। मंदिर के प्रांगण में टिमटिमाती हुई दीपक की लौ कभी तेज, कभी धीमी होती जा रही थी। हवा में रात रानी की महक और पुराने पत्थरों की सौंधी ठंड घुली थी। विद्वान शिवरतन और दक्ष हर समय चौकन्ने बैठे थे। एक चोरी गया घड़ा उनके हाथ में था, लेकिन असली चोर कौन, इसका सच अभी भी खुला न था। उनके दिलों में बस एक ही बात घूम रही थी, किस पर भरोसा किया जाए।
छिपा हुआ रहस्यमय साधु अभी तक दोबारा नहीं आया था, और यही बात दोनों विद्वानों के मन में और शक पैदा कर रही थी। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, अगर रात यूं ही बीत गई तो सच कभी नहीं मिलेगा। शिवरतन में गहरी सांस ली। चोर जहां भी हो, वे आज फिर आएगा। उसे इस घड़े की ताकत चाहिए। घाटी के बीचों बीच चारों तरफ घना सन्नाटा था, पर सन्नाटे के भीतर भी कुछ चल रहा था, जैसे किसी की नजरें उन्हें दूर से भेद रही हों। तभी दूर जंगल की दिशा से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों विद्वान एकदम सतर्क हो गए। दक्ष ने पत्थर के पीछे से झांका और उसकी आंखों में डर और उत्सुकता एक साथ चमक उठी। एक काली परछाई झाड़ियों को चीरती हुई मंदिर की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वही पहले देखा हुआ नकाबपोश व्यक्ति। वे बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ा और सोने के घड़े पर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि दोनों विद्वानों ने एक साथ उसे धर दबोचा। नकाबपोश बुरी तरह छटपटाने लगा, पर दो लोगों की पकड़ में खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? दक्ष दहाड़ा, पर नकाबपोश ने बिना एक शब्द बोले जमीन में से किसी तेज वस्तु से हल्का सा वार किया और छूटकर भाग गया। शिवरतन और दक्ष उसके पीछे दौड़े, जंगल के भीतर अंधेरे में पेड़ों के बीच दौड़ते हुए। सूखी पत्तियों की चरमराहट उनके पैरों का पीछा कर रही थी, पर वो नकाबपोश उन्हें गुमराह करता हुआ घुमाता रहा और फिर अचानक कहीं गायब हो गया, जैसे अंधेरा उसे निगल गया हो। दोनों थके हांफते मंदिर लौटे और उन्हें देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ा फिर गायब था। शिवरतन ने पत्थर की दीवार पर मुक्का मारकर कहा, हमें तो बहाने से दूर ले गया, घड़ा फिर चुरा लिया। दक्ष की आंखों में बेबसी की चमक थी, लेकिन अचानक उसने एक बात नोट की। सुनो, ये बार चोरी गरिमा से नहीं, जल्दबाजी से हुई है। कोई सुराग छूटा होगा। दोनों ने मंदिर के फर्श की बारीकी से तलाश शुरू कर दी और आखिरकार दीपक की हल्की रोशनी में एक कतरा चमक उठा। फटा हुआ काला कपड़ा और थोड़े से खून के धब्बे, मतलब नकाबपोश के भागते समय चोट लगी थी। पहली बार दोनों को लगा इसे पकड़ा जा सकता है। इसी खोज के दौरान मंदिर के पिछवाड़े की दीवार के पास पेड़ों के बीच एक नया निशान मिला, किसी के पैरों के गहरे और भारी कदमों के निशान, जैसे कोई एक कीमती चीज उठाए भागा हो। निशान सीधे जंगल की गहराई में जा रहे थे। दक्ष की आवाज धीमी पर दृढ़ थी, यही रास्ता असली चोर के पास ले जाएगा। शिवरतन बोला, अगर हम आज इस जंगल में गए तो लौटेंगे जरूर, पर वैसे नहीं, बल्कि सच्चाई लेकर। दोनों जंगल में उतरने ही वाले थे कि पीछे से एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंजी, जंगल में जाओगे तो घड़ा मिलेगा जरूर, मगर वहां चोर अकेला नहीं है। दोनों घूमे और सामने वही साधु खड़ा था जिसे वे खो चुके थे। इस बार उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें गहरा डर और चेतावनी साफ झलक रही थी। वे बोला, जिसके हाथ में वे घड़ा जाएगा उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी, पर बदकिस्मती और मौत हमेशा साथ साथ चलेंगी। दक्ष और शिवरतन कुछ बोलते उससे पहले साधु ने धीरे से कहा, अगर सच चाहते हो तो तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सोचना होगा जिसे तुमने कभी शक की नजर से देखा तक नहीं। और साधु घने अंधेरे में गायब हो गया। दोनों जड़ हो गए। शक, डर और रोमांच सब एक दूसरे में उलझ गए। अब कहानी सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गई थी, ये कुछ बहुत बड़ा था, और चोर शायद कोई ऐसा था जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की भी नहीं थी। दोनों ने दीपक बुझा दिया, अपने कंधों पर थैला कसकर बांध लिया और जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। अब असली खेल शुरू होने वाला था। जंगल में कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे भीतर कोई अनदेखा राज दफन हो। तेज रात की नमी घास पर चिपकी थी और पत्तियां पैरों के नीचे दबकर एक हल्की सी कराह सी निकाल रही थीं। चांद बादलों में छिपा हुआ था, इसलिए पूरा जंगल डरावने सन्नाटे में सोया नहीं, बल्कि जागता हुआ महसूस हो रहा था। शिवरतन और दक्ष के भीतर घबराहट थी, पर वापस मुड़ना विकल्प नहीं था। चोरी हुआ घड़ा, अज्ञात चोर और साधु की रहस्यमयी चेतावनी सब हवा में किसी पहेली की तरह तैर रहे थे। दोनों पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर जाकर ध्यान आया कि पेड़ों की शाखाओं पर कपड़े के छोटे छोटे धागे फंसे हुए हैं। वही कपड़ा जिसका टुकड़ा मंदिर में मिला था। यानी रास्ता सही था,
अंधेरे के बीच भी एक अनजानी उम्मीद दोनों को खींच रही थी। लक्ष्य घड़ा था, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई का भार अब और भारी हो चुका था। थोड़ी देर बाद एक जगह जमीन पर छोटे छोटे खून के धब्बे दिखाई दिए। ये देखकर क्षण भर को दोनों के भीतर एक विचित्र संतोष जागा। चोर कमजोर हो रहा था, शायद पकड़ा जा सकता था। लेकिन उसी पल दक्ष ने एक और बात नोट की। घड़े के वजन के चलते चोर के कदमों के निशान भारी थे, मगर अचानक कुछ दूरी आगे जाकर वे हल्के लगने लगे, जैसे घड़ा अब उसके हाथ में नहीं था। रुको, दक्ष कानों को तेज करते हुए बोला। यहां उसकी चाल बदल गई है, शायद घड़ा कहीं छुपाया गया है। शिवरतन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, तो फिर चोर को बिना घड़े के भागना पड़ा, पर कहां? दोनों अलग अलग दिशाओं में सुराग ढूंढने लगे। तभी एक जगह मिट्टी असामान्य लग रही थी, ताजा खोदी हुई, जैसे कुछ जमीन के भीतर दबाया गया हो। शिवरतन में एक उत्साह दौड़ा और उसने मिट्टी हटाना शुरू किया। दक्ष भी झुककर मदद करने लगा। कुछ ही पलों में लकड़ी की एक छोटी संदूक जैसी वस्तु हाथ लगी। दोनों ने सांस रोककर उसे खोला और दोनों दंग रह गए। उस संदूक में सोने का घड़ा नहीं था, बल्कि पुस्तकें थीं, बहुत पुरानी, हस्तलिखित और एक जैसे शब्दों से भरी, अमृत सूत्र। दक्ष की आंखों में हैरानी और उत्सुकता दोनों भर गईं। उसने एक पुस्तक खोली तो पढ़ा। ये वही ग्रंथ था जिसमें उस पौराणिक जल की विधि लिखी थी जो अमरत्व प्रदान कर सकता था। शिवरतन भी कागजों पर नजर दौड़ाकर बोला, तो असली खजाना घड़ा नहीं, ये पुस्तकें हैं। क्षण भर के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पहली बार दोनों को समझ आया कि यह खेल उतना सरल नहीं है। जिसने घड़ा लिया वो असल में ध्यान बटाने के लिए ले गया। उसका असली लक्ष्य शायद ये ग्रंथ थे। तभी झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दोनों एक झटके से खड़े हो गए। पेड़ों के बीच कोई खड़ा था, पूरा चेहरा काला कपड़ा, तेज सांसें, वही नकाबपोश। मगर इस बार वो भागा नहीं। वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, खूब, बहुत खूबसूरती से ठगा तुम दोनों ने। दोनों स्तब्ध थे। ठगा? कैसे? नकाबपोश ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों को लड़की की तरह दौड़ाता रहा मैं। मंदिर, जंगल, रक्त, सुराग, सब तुम्हें भ्रम में रखने के लिए, और तुम दोनों इतने व्यस्त थे चोर खोजने में कि असली चोर को पहचान ही नहीं पाए। मतलब? शिवरतन करजा। नकाबपोश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, सच हमेशा आंखों के सामने होता है, लेकिन तुमने कभी उसे शक की नजर से देखा तक नहीं। बहुत बातें कर ली, नाम बता, तू है कौन? नकाबपोश ने काले कपड़े का नकाब उतारा और दोनों विद्वानों की सांसें रुक गईं। ये कोई अजनबी नहीं था। वो उनका बचपन का साथी और तीसरा विद्वान रघुपति था, जो वर्षों से लापता था और जिसे वे मृत समझ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। रघुपति की नजरें दक्ष पर थीं और उसका अगला वाक्य बिजली की तरह गिरा। घड़ा तो सिर्फ चारा था, असली चोर हमेशा आपके साथ चल रहा था और तुमने उसे देखा भी नहीं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शक पहली बार इनके बीच उतर चुका था। दक्ष की मुट्ठियां कस गईं। शिवरतन का चेहरा सफेद पड़ गया। रघुपति ने धीमी आवाज में कहा, अगली बार भरोसा करने से पहले सोच लेना। हर चोर दुश्मन नहीं होता और हर अपना मित्र। इतना कहकर रघुपति उल्टी दिशा में भाग गया। दक्ष पीछा करने ही वाला था कि शिवरतन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, पर आवाज कांप रही थी। दक्ष, सच बता, घड़ा कहाँ है? कुछ पलों तक जंगल बिल्कुल शांत था और इसी चुप्पी में कहानी पहली बार सचमुच खतरनाक हो गई थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन जंगल के भीतर सन्नाटा अभी भी वैसा ही अडिग खड़ा था। हवा में ठंड और तनाव एक दूसरे से लड़ रहे थे। शिवरतन और दक्ष वहीं खड़े थे, जहां अभी कुछ ही मिनट पहले रघुपति ने चौंकाने वाला सच उछालकर उनकी दुनिया उलटती थी। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन कारण एक जैसा नहीं था। शिवरतन के दिल में शक था और दक्ष के दिल में चोट। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की ओर चुपचाप घूरते रहे। शब्दों से ज्यादा नजरों ने बोला। वही नजर जो बंधन बनाती है, वही एक पल में जहर भी घोल देती है। शिवरतन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। दक्ष,
अगर तुम्हारे पास घड़ा नहीं है तो वो है कहाँ? दक्ष के चेहरे पर गुस्सा तेजी से चढ़ गया। तुम्हें मुझ पर शक है? इतनी आसानी से? वर्षों की दोस्ती इतनी कमजोर थी? शिवरतन बोला, मैं शक नहीं कर रहा, सिर्फ सच जानना चाहता हूं। दक्ष ने गरजते हुए जवाब दिया, सच जानने की जगह तुमने शक से शुरू किया। दोनों की आवाजें ऊंची हो गई थीं। पहली बार उनके बीच शब्द हथियार बन गए। बात इतनी बढ़ गई कि दक्ष ने गुस्से में संदूक बंद किया और बोला, मैं इस खेल से बाहर हूं, मुझे न घड़ा चाहिए न कोई ग्रंथ। वो जाने ही वाला था कि शिवरतन ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। जिस दिन घड़ा चोरी हुआ उसी दिन हम दुश्मनों की नजर में आ गए। अब भागोगे तो खत्म हो जाओगे। दक्ष की आंखें लाल थीं, लेकिन वो रुक गया। शायद दोनों जानते थे, चाहे अहंग कितना भी बढ़ जाए, ये सफर बीच में छोड़ना मौत को दावत देने जैसा था। कुछ कदम आगे जाते ही एक अजीब गंध हवा में घुली, जले हुए घास की, जैसे कोई आग हाल ही में बुझाई गई हो। दोनों सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे और कुछ दूरी पर पहुंचकर जमीन पर बड़े घेरे में जली हुई लकड़ियां दिखाई दीं। राख अभी गर्म थी, मतलब कोई यहां था और अभी अभी गया है। उसी राख के पास कुछ चीजें पड़ी थीं, एक फटा हुआ छोटा बैग और जमीन पर गहरी उंगलियों के निशान। किसी ने जबरदस्ती कुछ खींचा था या खींचे जाने की कोशिश की थी। फिर कुछ ऐसा मिला जिससे एक बार फिर दोनों के कदम ठिठक गए। घड़े पर बनी वही आकृति, एक लाल रंग से बना हुआ चिन्ह, मानो आखिरी चेतावनी हो। दक्ष ने धीरे से कहा, घड़ा यहीं से गुजरा है। शिवरतन बोला, और रघुपति अकेला नहीं है, कोई और भी इसके पीछे है, कोई बड़ा। अचानक दूर से एक दर्द भरी चीख गूंजी, किसी आदमी की। चीख में इतनी पीड़ा थी कि खून तक जम जाए। शिवरतन और दक्ष बिना सोचे दौड़ पड़े। झाड़ियों को पकड़कर अलग किया, शाखाएं हटाईं और एक संकरी घाटी में पहुंचे। पर वहां जो दृश्य देखा उसने दोनों की रूह हिला दी। एक आदमी जमीन पर पड़ा था, कपड़े फटे, शरीर पर घाव, और उसके पास वही सोने का घड़ा। लेकिन ये आदमी रघुपति नहीं था, ये एक और चोर था, शायद वो जिसने शुरू में घड़ा मंदिर से चुराया था। पर वो अब मरने की कगार पर था, उसकी सांसें टूट रही थीं। दक्ष ने उसका सिर उठाकर पूछा, किसने किया? वो आदमी मुश्किल से बोले जा रहा था। उसकी कांपती उंगलियों ने सामने की ओर इशारा किया, फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। दोनों स्तब्ध थे। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पर अंधेरे में कुछ हिल रहा था। एक लंबी आकृति धीरे धीरे बाहर आई, सिर पर हुड, हाथ में मोमबत्ती जैसी हल्की रोशनी। पर उसके चेहरे पर न नकाब था न रौब, बल्कि एक शांत, अजीब, डरावनी स्थिरता। उसकी आवाज नर्म थी, पर चींख से भी ज्यादा चुभने वाली। लड़ना बंद करो, तुम दोनों सिर्फ मोहरे हो। घड़ा जिसके पास जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसे खोजने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। शिवरतन चिल्लाया, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं घड़े का रक्षक हूं और आज तुम दोनों फैसला करोगे, घड़ा चाहिए या जिंदगी। इतना कहते ही उसने मोमबत्ती बुझा दी। पूरी घाटी फिर काले अंधेरे से भर गई और उसी कालेपन में दोनों विद्वानों के दिलों में पहली बार डर नहीं, शक जड़ जमा चुका था। अब उन्हें चोर से नहीं, एक दूसरे से खतरा महसूस होने लगा था। अंधेरा पूरे जंगल को चबा रहा था और उसी अंधेरे के बीच दोनों विद्वान, शिवरतन और दक्ष, उस मृत पड़े चोर के पास खड़े थे। घड़ा बस कुछ कदम दूर चमक रहा था, लेकिन किसी भी एक की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे छूने की। वो सोने का था, सुंदर था, अनमोल था, लेकिन अब उसके आसपास मौत की गंध गहरी हो चुकी थी। दोनों जानते थे कि जो भी उसे हाथ लगाएगा, खतरा सबसे पहले उसी पर टूटकर गिरेगा। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और कुछ ही पल बाद जंगल फिर खामोश हो गया, मनो इंतजार कर रहा हो कि अगला शिकार कौन बनेगा। दक्ष ने धीरे से कहा, हमें रक्षक पर ध्यान देना चाहिए, घड़े पर नहीं। शिवरतन ने गहरी आवाज में जवाब दिया, रक्षक हो या रघुपति, दोनों के पीछे घड़ा ही है, सच वही बताएगा। दोनों धीरे धीरे घड़े की ओर बढ़े, लेकिन अविश्वास की दीवार अब बीचों बीच थी।
पहले जहां कदम साथ चलते थे, अब एक दूसरे की हर हलचल को चौकन्नी नजरों से देखा जा रहा था, मानो दोस्त नहीं विरोधी हों। शिवरतन ने हाथ बढ़ाया ही था कि दक्ष ने तीखे स्वर में कहा, रुको, पहले सोच लो, इसे उठाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? शिवरतन पलटा, मैं सच को साबित करना चाहता हूं, तुमसे नहीं, खुद से। ये जवाब घाव की तरह लगा। दक्ष के भीतर कहीं कुछ टूट गया। फिर भी दोनों बिना बोले एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे। आग जलाने की हिम्मत न थी, इसलिए ठंडी हवा को ही सहते रहे। मिनट बीतते गए, लेकिन रात जैसे रुकी हुई थी। धीरे धीरे तनाव जमा होता गया और अंत में वो क्षण आया जो शायद टाला जा सकता था, पर नियति बनने के लिए ही पैदा हुआ था। पेड़ों की शाखाओं से कुछ गिरा, शायद फल या टहनी, पर आवाज इतनी तेज थी कि दोनों एक साथ चौंक कर खड़े हो गए। उसी घबराहट में दोनों ने एक साथ घड़े की ओर झपटा मारा और उनके हाथ एक दूसरे से टकरा गए। अगले ही पल दोनों जमीन पर गिर पड़े। धूल, गुस्सा और नियंत्रण खोती चीखें, दोनों के बीच झगड़ा फूट पड़ा। कोई दुश्मनी नहीं थी, पर अविश्वास इतना गहरा हो चुका था कि शब्दों की जगह अब मुक्के चलने लगे थे। दक्ष गरज कर बोला, तुम मुझे कमजोर समझते हो? शिवरतन ने पलट कर चीखा, कमजोर वो नहीं, चोर वो है जिसे सच छुपाने की जरूरत हो। दोनों थककर दूर जा गिरे। सांसें टूटी हुई थीं, शरीर पर चोटें थीं, पर असली घाव मन पर लगे थे। कुछ देर बाद जब समझ लौटी, दोनों उठे और चौंक कर एक ही दिशा में देखा। घड़ा वहां नहीं था, न चमक, न धातों की झिलमिलाहट, कुछ भी नहीं। दोनों बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन अब घड़ा फिर उनसे दूर जा चुका था। दक्ष ने टूटी आवाज में कहा, हमने लड़ते लड़ते सच को खो दिया। शिवरतन थका हुआ बैठ गया। नहीं, उसे किसी तीसरे ने लिया है, जो दोनों के झगड़े का इंतजार कर रहा था। अचानक कुछ दूर जंगल में मशाल की लौ चमकी। किसी के पैर धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे वो बिना छिपे, बिना डर के जा रहा हो। दोनों खड़े हुए। अगर घड़ा किसी के हाथ में जा चुका था तो अभी भी पीछा करने का मौका था। वे पीछे दौड़े और थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर मशाल पकड़े आदमी को देखा, पर उस आदमी के हाथ में घड़ा नहीं था, बल्कि वही जली हुई किताबों में से एक थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो रघुपति था। शिवरतन झुंझलाकर बोला, घड़ा कहाँ है? रघुपति ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ने उसे खुद गंवाया है। जो घड़ा चाहता है उसे पहले खुद को जीतना होता है। तुम दोनों हार चुके हो। दक्ष क्रोधित होकर उसकी ओर बढ़ा, तुम हमें बांटने आए हो? रघुपति पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज में एक अलग ही सच्चाई थी। नहीं, मैं वो दिखाने आया हूं जो आने वाला है। घड़ा आप किसी ऐसे के पास है जिसे तुमने सबसे कम तौला है, जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, वो अभी तुम दोनों से कई कदम आगे है। शिवरतन और दक्ष दोनों के दिल की धड़कन रुक सी गई। एक ही नाम दिमाग में कौंधा, ऐसा नाम जिसके बारे में अब तक किसी ने एक पल भी संदेह नहीं किया था। रघुपति ने एक आखिरी बात कही, घड़े की शक्ति पानी नहीं, इंसान को बदलती है। तुम देखोगे, जो हाथ उसे पकड़ेगा वो अपने असल रूप में सामने आएगा। वो धीरे धीरे मशाल लिए जंगल में खो गया। शिवरतन और दक्ष वहीं खड़े रह गए। पहली बार जंगल डरावना नहीं, बल्कि उनकी खुद की कमजोरी का आईना बन गया था। अब घड़ा गुम हो चुका था और दुश्मन शायद दिखाई भी नहीं देता था। दोनों ने एक ही दिशा में देखा। अब विश्वास करना भी जरूरी था और छोड़ना भी, क्योंकि रास्ता आगे बढ़ने वाला था, और जो सच सामने आने वाला था वो शायद सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होने वाला था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन समय जैसे दोनों विद्वानों शिवरतन और दक्ष का मजाक उड़ा रहा था। हर सेकंड उनके लिए करारे ताने की तरह था कि उनकी लड़ाई की कीमत घड़ा चुका कर गया। जिस चीज पर वे वर्षों गर्व करते आए थे, उनकी बुद्धि, वही बुद्धि पहली बार बेबस लग रही थी। दोनों थके हुए, लेकिन वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। घड़ा खोया नहीं था, छीन लिया गया था। अनुमान, शक, गुस्सा जब एक साथ किसी के भीतर उठते हैं तो मन की आवाज कहीं खो जाती है। उसी धुंध में दोनों जंगल से बाहर निकलकर नदी के किनारे जा पहुंचे। नदी की आवाज दूर से और शांत लग रही थी,
पर जैसे अंदर तूफान था। शिवरतन ने नदी के बहाव पर नजर टिकी रखी और धीमी आवाज में कहा, हम दोनों सरल लक्ष्य बन चुके हैं, कोई हमें हमारे भीतर से तोड़ रहा है। दक्ष ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी, बस एक गंभीर भारी संकल्प था। अब घड़ा वापस पाने के लिए हमें खुद से भी लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे। उसी समय नदी किनारे कुछ अजीब दिखाई दिया। गीली मिट्टी में पैरों के निशान और पास में किसी के कपड़े का ताजा कटा हुआ टुकड़ा। रंग वही था जो मंदिर के साधु के वस्त्रों जैसा था। ये संकेत छोटा था लेकिन कठोर भी। साधु की चेतावनी याद आई, घड़ा तुम दोनों के जीवन में विनाश लेकर आएगा। दोनों दिल ही दिल में समझ चुके थे, वो साधु शुरुआत से ज्यादा जानता था। शायद वो रक्षक नहीं बल्कि इस पूरे खेल का पहला पत्थर था। धीरे धीरे नदी किनारे आगे बढ़ते हुए वे गांव की सीमा पर पहुंचे, लेकिन कुछ बदला हुआ था। घरों में रोशनी थी पर माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। लोगों के चेहरों पर डरा हुआ सन्नाटा चिपका था। सब एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दोनों के आते ही कुछ लोग पीछे हटे। डर, शक और हैरानी उनके चेहरे पर साफ थी। एक सबसे बुजुर्ग आदमी ने हिचकते हुए कहा, घड़ा गांव के किसी अपने के हाथ में गया है। जो उसे संभाल लेगा वो यहां का भाग्य बदलेगा, लेकिन अगर उसका दिल लालची हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये शब्द सुनते ही शिवरतन और दक्ष एक दूसरे को देखने लगे। गांव का अपना? किस पर भरोसा था? किस पर शक किया जा सकता था? तभी अचानक भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कोई आ रहा था। एक औरत, 25-26 वर्ष की, आत्मविश्वास से भरी चाल, चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति, उसके हाथ में सोने का घड़ा। गांव वाले उसके आसपास सहने खड़े थे। विरोध नहीं कर रहे थे, सवाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ डर रहे थे। और वो महिला बिना किसी घबराहट के, मानो सदियों से उसे कब्जे में रखती आई हो, शिवरतन और दक्ष के सामने आती चली गई। उसने घड़े को जमीन पर धीरे से रखा और दोनों विद्वानों की आंखों में देखने लगी। तुम दोनों इतने समय से इसे ढूंढ रहे थे, पर सवाल यह है कि तुम इसे पाने के लायक हो भी या नहीं? दक्ष ने दबी आवाज में पूछा। तुम हो कौन? महिला ने बिना हिचके उत्तर दिया, तुम्हारी तलाश, तुम दोनों की कहानी की वो कड़ी जिसे तुमने कभी जानना ही नहीं चाहा। दोनों स्तब्ध खड़े थे। वो महिला बोलती गई, घड़े की शक्ति उसे अमर नहीं बनाती बल्कि सत्य सामने लाती है। जब ये गलत हाथों में होता है तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है, जब सही हाथों में होता है तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक उसने घड़े के नीचे एक छिपा हुआ निशान दिखाया, वही पुराना चिन्ह। इस बार उसका अर्थ बताया गया। जिसका मन निर्मल हो वही घड़े की परछाई को भी छू सकेगा। और इससे बड़ी बात, उस महिला ने कहा, आज रात निर्णय होगा तुम दोनों में से कौन इसे छू सकता है और कौन इसे छूने के लायक नहीं। जैसे ये सुनने की देर थी, हवा में तनाव फट कर बाहर आ गया। गांव के लोग दहशत में हटने लगे। किसी अनुष्ठान की तरह चांद बादलों से बाहर निकला और घड़े पर पड़ने लगा। और उसी पल घड़े से एक हल्की सी रोशनी निकली, पहले धीमी, फिर प्रचंड, जैसे वो स्वयं किसी को बुला रहा हो, किसी को परख रहा हो। महिला ने पीछे हटते हुए कहा, आगे बढ़ो अगर साहस है तो, या पीछे हट जाओ अगर खुद को जानते हो। शिवरतन और दक्ष दोनों आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन पहली बार इरादा घड़े का मालिक बनना नहीं था, बल्कि साबित करना था कि कौन सच में सही है। और शायद यहीं से कहानी नई दिशा में मुड़ेगी, क्योंकि अब मिट्टी नहीं, किस्मत पर कदम रखा जा रहा था। अगली सुबह जंगल में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन तीनों के मन में रात वाली बात की गर्मी अभी भी धधक रही थी। राघव जागते ही सबसे पहले थैले को देखता है। सिक्के वहीं सुरक्षित थे। फिर उसकी नज़र चोर पर गई। चोर बिल्कुल सामान्य तरीके से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात उसने चोरी की कोशिश करने की सोच भी थी।
राघव के भीतर एक अजीब सा असंतोष था। अगर ये वाकई अच्छा इंसान है तो मैं बेकार शक कर रहा हूं, लेकिन अगर ये गलत है तो शायद हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो खुद ही अपने विचारों से जूझता रहा। कई घंटों तक तीनों चुपचाप चलते रहे। रास्ते में पक्षियों की आवाज, पत्तों की खरखराहट, सब कुछ सुनाई दे रहा था, पर बात किसी के गले से नहीं निकल रही थी। अंत में रणवीर ने चुप्पी तोड़ी। मुझे लगता है सामान कम होता जा रहा है, खाना तो केवल आज भर का बचा है। चोर एक पल को रुका और बोला, अगर आप दोनों कहो तो मैं पास वाले कस्बे से कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकता हूं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसका प्रस्ताव सुनते ही दोनों विद्वान एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे मन में उठ रहे शक को पुष्टि मिल गई हो। राघव ने कड़क आवाज में कहा, जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन चोर ने विनम्रता में सिर झुका दिया और कहा, आप दोनों पढ़े लिखे हो, अपनी दुनिया के बड़े लोग हो, आपके लिए जंगल में भटकना मुश्किल है। मैं छोटा आदमी हूं, मैंने ऐसे रास्ते बहुत देखे हैं, मदद करना चाहता हूं। उसकी नरमी ने राघव को और असहज कर दिया। उसे लगा जैसे ये व्यक्ति इतना मीठा क्यों है? क्या ये सिर्फ इसलिए ताकि हम उस पर भरोसा कर लें? उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही, कहीं ये चोरी से ज्यादा बड़े इरादे तो नहीं रखता। शाम ढलते ढलते वे नदी किनारे पहुंच गए। पानी तेज बह रहा था, पार जाना नामुमकिन था। मजबूर होकर वहीं पड़ाव डाला गया। आग जलाकर रात का इंतजाम किया गया। खाना कम था, तीनों ने थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लिया। फिर चोर ने कहा, आज रात मैं पहरा देता हूं, आप दोनों आराम करो, कल आगे का रास्ता ढूंढेंगे। रणबीर को यह सुनकर उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी। शायद वो सच में अच्छा इंसान है। लेकिन राघव के मन में शक और गहरा गया। क्यों रात के पहरे पर इतना जोर देने लगा? रात होते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंड बढ़ गई। चोर आग के करीब बैठा पहरा देता रहा। राघव नींद में भी आंखें आधी खुली रखे हर हलचल देखता रहा। तभी चोर धीरे धीरे उठकर उनकी बनाई खाकी थैली की ओर बढ़ा। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा बस अब सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल चोर ने थैली में हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी पतली चादर निकालकर थैली के ऊपर रख दी ताकि बारिश से सिक्के गीले ना हों। ये देखकर राघव जैसे अंदर से हिल गया। पहली बार उसके मन में चोर के प्रति भ्रम टूटने लगा। क्या मैं गलत था? पर ठीक उसी पल एक और शक पैदा हो गया। कहीं ये 2 दिन की अच्छाई केवल बड़ा मौका पाने के लिए तो नहीं? उसी संघर्ष में राघव पूरी रात नींद और चौकन्नेपन के बीच झूलता रहा और हर बीतते मिनट के साथ उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। कौन सही है, चोर या उसका शक? इसका जवाब अभी भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन इतना जरूर हो चुका था कि सत्य की नींव में पहली दरार पड़ चुकी थी और आगे कहानी और गहरी होने वाली थी। सुबह की पहली किरणें फूटीं, लेकिन राघव के भीतर की रात खत्म नहीं हुई थी। वो जागते ही चोर को देखने लगा। चोर थका हुआ सा लग रहा था, शायद पूरी रात पहरा देने से। उसकी आंखों में नींद की लकीरें थीं, लेकिन चेहरे पर वही सादगी, जैसे उसे किसी बात का अफसोस नहीं, बस संतोष कि दोनों विद्वान सुरक्षित हैं। रणवीर ने मुस्कुराकर चोर को धन्यवाद कहा और उसके लिए सूखी रोटी के टुकड़े निकाल दिए। चोर ने आभार भरी मुस्कान के साथ वो स्वीकार कर लिए। रणवीर के मन में चोर के प्रति विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन राघव का मन झुक नहीं पा रहा था। उसे लगता रहा कि हर अच्छाई ही असल खतरा हो सकती है। वो सोचता, अपराधी हमेशा अचानक बुरा नहीं बनता, वो पहले भरोसा जीतता है, फिर वार करता है। उसका दिमाग शक और तर्क के भंवर में फंस चुका था। यात्रा शुरू हुई। तीनों नदी के किनारे ऊपर की दिशा में चलने लगे ताकि कहीं संकरा रास्ता मिले और पार जा सकें। 4 घंटे बीत गए, बारिश, पसीना और भूख सब एक साथ। तभी अचानक राघव के पांव के नीचे की जमीन फिसली और वो जोर से गिर पड़ा। उसके पैर को चोट लग गई, शायद मोच। दर्द इतना कि उठना मुश्किल। रणवीर झट से उसके पास गया। चोर ने सबसे पहले अपना कंधा राघव के नीचे दिया और उसे उठाया। वो बोला, आप चल नहीं सकते तो मैं आपको सहारा देकर चलाता हूं। ये देखकर रणवीर का दिल नर्म पड़ गया। राघव के भीतर भी असहज भावना उठी। वो सोचने लगा, कोई चोर ऐसे मदद क्यों करेगा? क्या मैं सच में गलत हूं? लेकिन उसकी जुबान चुप रही। कई किलोमीटर तक चोर राघव का वजन संभालता रहा, हर कदम कठिन। हवा तेज चल रही थी, लेकिन चोर पीछे नहीं हटा। उसकी हथेलियां लाल हो गईं,
कपड़े की पीठ की सिलाई फट गई, लेकिन उसने राघव को गिरने नहीं दिया। अंत में वो एक पुरानी टूटी झोंपड़ी तक पहुंचे। बारिश से बचने के लिए वो अंदर घुसे। चोर ने गीले लकड़े सुखाने की कोशिश की, आग जलाई और अपने हिस्से का खाना राघव को दे दिया। खुद खाली पेट रहा। रणवीर का दिल भर आया। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। शायद हम तुम्हें शुरू से गलत समझते आए हैं। चोर ने दबी आवाज में कहा, गलत समझने में बुराई नहीं, लेकिन अगर एक दिन सच सामने आए तो उसे स्वीकारने में देर मत करना। उसकी बात सुनते ही दोनों विद्वान कुछ ठिठके। ऐसा लगा जैसे वो अपने अतीत से लड़ रहा है, जैसे उसके पास कोई गहरा राज है, कोई बोझ। रात गहरा चुकी थी। राघव सो नहीं पा रहा था, दर्द के कारण नहीं, बल्कि दिमाग के कारण। उसने एक कोने में बैठे चोर को देखा। चोर चुपचाप अपनी बाहें दबाए बैठा था, जैसे डर रहा हो कि कोई उसे देखकर अंदर तक पड़ ना ले। बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं, लेकिन उसकी हथेलियों से गिरते छोटे छोटे आंसू वो और भी धीरे पहुंच रहा था, जिससे किसी को पता न चले। चोर के इस रूप ने राघव को अंदर से हिला दिया। अचानक बिजली चमकी। उसी क्षण एक चीज की झलक राघव की आंखों में पड़ी। चोर की शर्ट के अंदर छिपा हुआ पुराना टूटा हुआ लॉकेट। अगली बिजली में वो पल भर के लिए फिर दिखाई दिया। लॉकेट के आधे हिस्से पर एक नाम उकेरा हुआ था, पर तीसरा अक्षर कड़कड़ाहट के साथ छिप गया। राघव समझ नहीं पाया ये किसका नाम है और चोर इसे क्यों छिपा रहा है। अब उसके मन में नया सवाल उठ गया, क्या चोर धोखा देने आया है या खुद किसी धोखे से भाग रहा है। सच अभी पूरा सामने नहीं आया था, लेकिन इतना जरूर था, कहानी अब आधे भेद में प्रवेश कर चुकी थी और आगे जो होना था वो तीनों की जिंदगी बदल देगा। रात गहरी थी, लेकिन राघव की नींद गायब। दर्द कम था, पर दिमाग बेचैन था। लॉकेट की झलक उसके मन में घूमती रही। किसका नाम होगा ये? किसकी याद, किसका गुनाह या किसकी तलाश? वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या चोर का रोना अपराध बोध से भरा था या किसी खोए हुए इंसान का दुख था। वो सोचता रहा, अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता तो मौका कितना था, फिर क्यों नहीं किया? पर वहीं दूसरी आवाज दिमाग में बोलती, शायद बड़े मौके का इंतजार कर रहा हो। उसकी सोचें उसे ही खा रही थीं। सुबह हुई तो मौसम साफ था, लेकिन माहौल नहीं। तीनों ने थोड़ी बहुत बची चीजें इकट्ठी कीं। चोर ने सबसे पहले जली लकड़ियों के ढेर को फैला दिया, ताकि कोई जानवर या इंसान न समझे कि यहां कोई रुका था। उसकी ये सावधानी रणवीर को बहुत प्रभावित कर रही थी। चलते चलते जब राघव के पैर में दर्द बढ़ा, तो चोर ने बिना पूछे फिर से उसे सहारा दे दिया। वो बोला, आप दोनों पढ़े लिखे हो, आपकी मंजिल में कोई रुकावट ना आए, बस यही चाहता हूं। ये सुनकर रणवीर मुस्कुरा दिया, पर राघव उस मुस्कुराहट की नमी में डूब नहीं सका। विश्वास और अविश्वास की दीवार उसके सीने में टकराती रही। कई घंटों की यात्रा के बाद जंगल अचानक वीरान सा होने लगा। पेड़ों की संख्या कम होती गई, फिर एक खुला मैदान दिखाई दिया। वहां से दूर एक टूटा हुआ रास्ता निकल रहा था। रणवीर की आंखें चमक उठीं। ये व्यापार की सड़क है, शायद कस्बा पास होगा। तीनों तेजी से बढ़े, लेकिन कुछ ही दूरी पर रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता कस्बे की ओर जाता प्रतीत होता था, दूसरा जंगल के गहरे हिस्से की तरफ। फिर अचानक जमीन पर पड़े पैरों के निशान ने उनका ध्यान खींचा। लड़खड़ाते गहरे निशान, जैसे कोई घायल भाग रहा हो। चोर कुछ पल उन निशानों को देखता रहा, फिर उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसे ऐसा लगा मानो उसकी रिसी हुई स्मृति का पन्ना आंखों के सामने खुलने लगा हो। रणवीर ने पूछा, क्या हुआ? चोर ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, ये पैरों के निशान, पहचानता हूं। उसकी आवाज कांप गई। ये मेरे भाई के हैं। ये सुनकर दोनों विद्वान हतप्रभ रह गए। राघव ने पहली बार भीतर से राहत और आश्चर्य का मिश्रण महसूस किया, लेकिन फिर शंका का कांटा चुभ गया। कहीं ये भी कहानी का नया जाल तो नहीं? चोर ने थैली को जमीन पर रखा और पहली बार आंखें मिलाकर बोला, मेरा भाई वर्षों पहले लापता हो गया था। वो ठीक नहीं था, गलत रास्तों में उलझ गया था। मैंने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं रुका। शायद इसी वजह से लोग मुझे भी चोर समझने लगे। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं उसे खोजते खोजते, भटकते भटकते यहां तक आया हूं, और अब ये निशान। वो रुक गया, मानो बोलने में दम रुक गया हो। चोर सन्न था। उसके भीतर कहीं दबा मन बोल उठा, अगर ये सच है
तो इस इंसान ने विश्वास कमाया नहीं बल्कि हमसे छीना है। पर उसे अब भी सबूत चाहिए था। तभी रणवीर ने देखा, पैरों के निशान के पास मिट्टी में दबा वही आधा लॉकेट पड़ा था। चोर कांप उठा, अपने जेब से दूसरा आधा लॉकेट निकाला। वे दोनों टुकड़े मिल गए। चोर वहीं घुटनों पर बैठ गया। टूट चुका था। मैं उसे वापस लाना चाहता हूं, चाहे गलतियों सहित। वो मेरा भाई है। माहौल भारी हो चुका था। जंगल खामोश था, हवा भी थमी हुई थी। और तभी अचानक दूर से किसी के लड़खड़ाते कदमों और कराहने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा में डर और उम्मीद दोनों घुल गईं। आवाज तेज होती जा रही थी। जंगल का एक और रहस्य पर्दा उठाने को तैयार था। आगे क्या आने वाला था ये किसी को नहीं पता, पर इतना साफ था, अब कहानी सिर्फ पैसों, चोरी या शक की नहीं, ये जान और जान के रिश्ते की लड़ाई में बदल चुकी थी। जंगल के सुनसान माहौल में वो कराहने की आवाज जैसे लगातार पास आती जा रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। पेड़ों के बीच घनी छाया, हवा की सरसराहट और उन कदमों की अनियमित थाप, मानो किसी घायल इंसान की आखिरी कोशिशें। चोर अचानक असहज हो गया, जैसे उसका दिल किसी अदृश्य डर में कैद हो। उसकी आंखें दूर टकटकी लगाए देख रही थीं, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी, भय भी। राघव और रणवीर एक दूसरे को देखने लगे। शायद पहली बार दोनों ने महसूस किया कि अब फैसला इंसानी शक या भरोसे का नहीं, असलियत का होना वाला है। कुछ क्षण बाद झाड़ियों के पीछे से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उभरा, बिल्कुल थका, बिखरा और घायल। उसके कपड़े खून और कीचड़ से सने थे, बाल बेतरतीब, दाढ़ी महीनों की तरह बढ़ी हुई, जैसे सभ्यता से उसका रिश्ता महीनों पहले टूट चुका हो। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि चोर एकदम भागकर उसकी ओर लपका। उसे थाम लिया। भाई, सुना था तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखूंगा सोचा भी ना था। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन उसके घायल भाई ने किसी पहचान की हल्की चमक के साथ आंखें खोली। वो आदमी फूटी आवाज में बोला, तुम्हें यही नहीं आना चाहिए था। मेरे पीछे लगे लोग तुम्हें मार डालेंगे। उसकी बातें अधूरी थीं, सांसें भारी। ये सुनकर राघव और रणवीर के भीतर खतरे की घंटी बज उठी। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि शुरुआत अब असली खतरे से होने जा रही थी। चोर ने घबराकर पूछा, कौन लोग, क्यों? उस आदमी ने कठिनाई से कहा, मैंने गलत लोगों से पीछा छुड़ाया है। वो लोग पास ही होंगे। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अब तुम्हें भी नहीं। पर इससे पहले वो और कुछ कह पाता, झाड़ियों में टहनियों के टूटने की आवाज गूंजी, जैसे कोई दैत्य गति से चल रहा हो या कई लोग हथियारों के साथ नजदीक आ रहे हों। चोर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने भाई को जमीन पर सावधानी से लिटाया, चारों दिशाओं में देखने लगा, पर कुछ दिख नहीं रहा था। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य खौफ उनके ऊपर उतर आया हो। राघव का गला सूख गया। रणवीर के हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ एक अपराधी का पीछा नहीं लग रहा था, ये किसी बड़े रहस्य का पीछा था। चोर ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आप दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने जितना हो सकता था आपकी रक्षा की, लेकिन अब मुझे वो चाहिए जो इंसान होने के नाते हर किसी को चाहिए, साथ। अगर आज मैं अकेला पड़ा तो हम तीनों शायद बच ना पाएं। उसके शब्दों में कोई छल नहीं था, बस नग्न सत्य। वो नहीं जानता था कि अगले क्षण क्या होगा, पर लड़ना पड़ेगा। उसकी आंखों में कोई चमक थी, भाई के लिए मर मिटने की, और उन दो अनजान विद्वानों को भी बचाने की जिन्हें वो किसी वजह से अपनी जिम्मेदारी मान चुका था। दूर से दबी दबी फुसफुसाहटें और कदमों की आहटें अब साफ होने लगीं, जैसे कई लोग एक घेरे की तरह आगे बढ़ रहे हों। रणवीर को लगा कि अगर इन तीनों के हाथ में सिर्फ सिक्कों की थैली है और सामने हथियारबंद लोग होंगे तो बचना नामुमकिन है। राघव की सांसें भारी थीं, उसका शरीर दर्द से टूटा था, लेकिन डर
शरीर से बड़ा था। चोर ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने भाई को कंधे पर उठाया और बोला, जंगल के दक्षिण में एक पुरानी खान है, यहां से आधे घंटे की दूरी पर। अंदर कई रास्ते हैं, अगर हम पहुंच गए तो छुप सकते हैं। उसने राघव की ओर देखा। पहली बार उसके भीतर झुके हुए अहंकार और शक की दीवार टूटने लगी। शायद पहली बार उसकी आंखें कह रही थीं, मैं भरोसा करना चाहता हूं। तीनों तेजी से भागे, चोर भाई को पीठ पर, राघव दर्द सहते हुए, रणवीर भय के बावजूद दिशा पकड़ते हुए। पीछे कदमों की आवाजें स्पष्ट हो चुकी थीं। पीछा करने वाले नजदीक थे। हवा में खतरे की गंध आ रही थी। भागने और बचने के बीच जंगल टूटता फटता, पत्ते बिखरते, कंकड़ छिटकते, जैसे मौत खुद उनके पीछे तलवार लिए भाग रही हो। दूर सामने पहाड़ी की गोद में एक अंधेरा सा खुला मुहाना दिखा, पुरानी खान। चोर ने रफ्तार बढ़ा दी। भाई कराह रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। ठीक प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक गोली जैसी आवाज गूंजी। भाई चीखा नहीं, बस एक दर्द भरी सांस निकली। लेकिन चोर रुक नहीं सकता था। उसने उसे अंदर धकेला। अंधेरे में घुसते ही चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन अब वे सुरक्षित नहीं थे। बाहर मौत थी, अंदर अंधेरा और शायद अज्ञात खतरे। राघव ने कांपती आवाज में कहा, सच्चाई जो भी हो, आज हम साथ हैं, पीछे हटने का वक्त नहीं। चोर ने पहली बार मुस्कुराहट और आंसू एक साथ महसूस किए। आज आप दोनों पर, मेरा नहीं, मैं आप दोनों पर विश्वास कर रहा हूं। और खान का अंधेरा अब कहानी को उसके सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाने वाला था। खान के अंदर कदम रखते ही घुप अंधेरा उन तीनों को निगलता सा महसूस हुआ। बाहर से आती तेज दौड़ते कदमों की आवाज अचानक रुक गई, जैसे पीछा करने वाले अभी बाहर ही हों और अंदर घुसने के सही मौके का इंतजार कर रहे हों। चोर ने भाई को जमीन पर सावधानी से लिटाया। उसके कंधे खून से भीग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग जिद थी। मरने से पहले कुछ बताना चाहता था या कुछ खोज लेना चाहता था। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें तक तेज सुनाई पड़ रही थी। रणवीर ने कांपती आवाज में कहा, अगर उन्होंने अंदर आकर रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया तो? चोर ने धीमे स्वर में कहा, ये खान बहुत पुरानी है, अंदर 3 रास्ते हैं। उन्हें नहीं पता कौन सा रास्ता अंदर मौत ले जाएगा और कौन जिंदा बाहर निकाल सकता है। यह हमारा फायदा है। राघव ने दीवार का सहारा लेते हुए दर्द से कहा, फायदा तभी जब हम खुद रास्ता पहचान पाएं। चोर ने एक मशाल जैसा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और रणवीर ने चिंगारी से आग लगा दी। हल्की लाल झिलमिलाहट में खान के भीतर पत्थर चमक उठे। दीवारों पर अजीब निशान, दरारें और पुराने जमाने की खदान की रेल पटरी जैसी निशानियां। जगह एक भूल भुलैया थी। अगर गलत रास्ता चुना तो हमेशा के लिए अंदर फंस सकते थे। चोर धीरे से अपने भाई के पास बैठ गया। वो भाई को थामते हुए बोला, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि इतने लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं? घायल भाई की सांस तेज चल रही थी, पर उसमें अब भी हिम्मत थी। उसने टूटी आवाज में कहा, मैंने गलत लोगों के लिए गलत काम किए, चोरी, डाका, लेकिन आखिरी बार जो चीज़ उन्होंने चुराने को कहा वो मैंने उनसे छुपा दी, क्योंकि वो खून से खरीदी गई थी और मैंने वो किसी बच्चे के हाथ से छीनी थी। उसने कांपते हाथ से अपनी जेब से छोटा कपड़ा बाहर निकाला। अंदर से एक बहुत पुराना ताबीज निकला। वो खून से सना था। रणवीर ने पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है? घायल भाई ने कहा, उस ताबीज के अंदर एक नक्शा छुपा है, किसी खजाने का नहीं बल्कि उन गुनहगारों के असली सबूतों का, जिससे उनका साम्राज्य खत्म हो सकता है। चोर के चेहरे पर तूफान उमड़ पड़ा। तो ये सब पैसों का खेल नहीं था, ये अच्छाई और बुराई की जंग थी। उसे जैसे पहली बार समझ आया कि उसका भाई अपराधी भले रहा हो, पर उसके भीतर इंसान अब भी जिंदा था। तभी खान के भीतर गूंजती आवाज सुनाई दी, उन्हें ढूंढो, मशाले लाओ, वो यहीं छिपे हैं। आवाजों की गिनती कम से कम 5 या 6 थी। हथियारों की टकराहट की आवाज से साफ था कि वे खतरनाक लोग हैं। चोर ने आनंद फानन में फैसला लिया, हम में से कोई भी एक पकड़ा गया तो सब खत्म। हमें 2 बातों में से एक चुननी होगी, भागकर बचना या खड़े होकर लड़ना। राघव ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, किसी इंसान की जान न्याय के रास्ते में जाए ये ठीक नहीं। अगर इस ताबीज में सच है तो इसे दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। अगर आज हम भागे तो कल दूसरों की जान जाएगी। रणवीर ने उसकी बात में दम देखा। उसमें डर था, लेकिन सही बात भी थी। चोर धीरे से बोला,
तो फैसले की घड़ी आ गई है। मशाल बुझाकर उन्होंने खान के 3 रास्तों में से एक चुना, बीच वाला, क्योंकि वो सबसे असमान, तंग और ऊबड़ खाबड़ था। ज्यादा खतरनाक रास्ते पर आमतौर पर पीछा करने वाले आने से हिचकते हैं। वे मंद गति से आगे बढ़े, घायल भाई को सहारा देते हुए। पीछे से मशालों की रोशनी खान में घुस चुकी थी। पीछा करने वाले अंदर थे। अचानक खान का रास्ता एक बड़े गुफानुमा कक्ष में खुला। हवा भारी और नमी से भरी थी। उनके कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। चोर ने जमीन पर भाई को टिका दिया। उसकी सांस अब टूट रही थी। उसने अंतिम प्रयास से कहा, अगर मैं न बच पाऊं तो ताबीज उन्हें पहुंचा देना, उन्हें रोक देना, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। और वो धीरे धीरे आंखें बंद करने लगा। चोर का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वो आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो अपने भाई का चेहरा पकड़कर चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में दफन हो गई। रणवीर और राघव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। पहली बार दुश्मनी या शंका नहीं, साझा दुख महसूस हो रहा था। पर ठीक उसी पल एक गोली सीटी मारती हुई गुफा की दीवार पर लगी और अंधेरे में आवाज आई, काफी दौड़ लिया तुम लोगों ने, अब ताबीज सौंप दो। तीनों के दिल थम गए। अब रास्ता 2 ही थे, ताबीज दे दो और जिंदा बचो, या ताबीज बचाओ और मौत से लड़ा जाए। कहानी अब स्टील की धार पर खड़ी थी और आगे का फैसला तीनों की जिंदगियां बदलने वाला था। गुफा में सन्नाटा टूट गया। दीवारों पर लगी गोली की गूंज ने उनके कानों को हिला दिया। राघव की सांसें तेज हो गईं। रणवीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चोर का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने भाई को धीरे से पीछे हटाया और अपने हाथ में मशाल को कस लिया। बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, कदम, हथियारों की टकराहट और कमांडर जैसी आवाजें। उनके सामने कोई भी इंसान खड़ा नहीं था, पर महसूस हो रहा था कि मौत हर तरफ से घेर रही है। राघव ने धीरे से पूछा, हम क्या करेंगे? सीधे टकराव का मतलब शायद मौत। चोर ने आंखें तंग कर लीं और कहा, यदि आज हम डरकर भाग गए तो वो ताबीज किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। अब डरने का समय नहीं है। जो भी आए हमें सामना करना होगा। रणवीर ने अपने भीतर के डर को दबाया। वो जानता था कि आज या तो जीत होगी या सभी की हार। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार पर 3 साये दिखाई दिए। उनके हाथों में ताबूत जैसी बड़ी छड़ें थीं। एक आदमी ने आवाज लगाई, ताबीज तुरंत सौंप दो, वरना परिणाम भुगतना होगा। चोर ने एक झटके में भाई को अपने पीछे धकेला और खुद सामने आया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, केवल आग थी। उसने राघव और रणवीर की ओर देखा। अब साथ रहना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। विश्वास करो, आज हम जीत सकते हैं। तीनों ने धीरे धीरे गुफा के बीच में अपनी स्थिति संभाली। बाहर की आवाजें तेज होती गईं। अचानक पहला हमला हुआ। एक आदमी अंदर घुसा। गुफा की अनियमित दीवारों और तंग मार्ग का फायदा उठाकर चोर ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से धक्का देकर गिरा दिया। रणवीर ने पत्थर उठाया और पीछे से हमला किया। राघव ने आग बुझी मशाल को फेंककर धुआं बनाया। अंधेरे और धुएं में पहली लड़ाई शुरू हो गई। गुफा की दीवारें उनके इर्द गिर्द गूंज रही थीं। हर कदम, हर शोर, हर चोट सब बढ़ते तनाव का हिस्सा बन गए थे। घायल भाई, जो पहले निर्जीव सा था, अब हिम्मत जुटा रहा था। उसने अपने हाथ में रखा ताबीज कसकर पकड़ा और बोला, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, कोई इसे नहीं ले जाएगा। एक लड़ाई के बीच में राघव और रणवीर ने देखा कि पीछा करने वाले 2 लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। चोर ने तेजी से उन्हें रोकने के लिए झपटा मारा। पहली बार उसकी चाल इतनी तेज और सटीक थी कि विद्वान भी चौंक गए। रणवीर ने एक बार फिर सोचा, यह आदमी सिर्फ चोर नहीं, ये इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण है। एकाएक तीसरे व्यक्ति ने गुफा में घुसने की कोशिश की। चोर ने उसी दिशा में झपटा मारा। लड़ाई में पत्थर और लकड़ी के टकराने की आवाजें लगातार गुफा में गूंज रही थीं। राघव ने धीरे से घायल भाई को अपनी पीठ से सहारा दिया और बोला, हिम्मत रखो, हम तीनों साथ हैं। धीरे धीरे पीछा करने वाले गुफा में उलझते गए। तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। चोर ने अपना भाई पीछे छुपाया। राघव और रणवीर ने एक एक दिशा को संभाला। और तभी एक विस्फोट जैसा ध्वनि गुफा के भीतर गूंजा। पिछली दीवार ढहने लगी। पीछा करने वाले लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि सामने क्या हो रहा है। ये मौका चोर ने तुरंत लिया। वो पीछे से आकर अपने भाई और ताबीज के पास खड़ा हो गया। राघव और रणवीर ने मिलकर बचाव किया। हवा में धूल और धुआं भर गया, लेकिन ताबीज सुरक्षित रहा। गुफा के अंधेरे में जब धूल बैठ गई, तीनों ने धीरे धीरे सांस ली। बाहर की आवाजें कम हो चुकी थीं। चोर ने भाई को देखा। उसने सिर हिलाया। तुमने इसे संभाल लिया और हमने साथ दिया, यही जीत है। राघव और रणवीर ने पहली बार महसूस किया कि विश्वास और साझेदारी में डर को हराया जा सकता है। आज सिर्फ हथियारों की जीत नहीं हुई थी, इंसानियत, हिम्मत और सत्य की जीत हुई थी। लेकिन हवा में अब भी खतरे की हल्की सरसराहट थी।
वो जानते थे ये लड़ाई सिर्फ प्रारंभ थी। ताबीज सुरक्षित रहा, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले मोड़ पर सत्य और धोखे का सामना होने वाला था। गुफा की चुप्पी अब पहले से अलग महसूस हो रही थी। धूल बैठ गई थी, लेकिन तीनों की सांसें अब भी तेज थीं। घायल भाई धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। चोर ने उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में राहत और डर दोनों झलक रहे थे। राघव और रणवीर ने देखा कि ताबीज अब सुरक्षित था, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। असली खतरा अभी सामने नहीं आया है। ये ताबीज सिर्फ पहला कदम था। चोर ने कहा, अब हमें बाहर निकलना होगा और सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। ये खान अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रही। राघव ने हाथ में ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक प्राचीन वस्तु नहीं, बल्कि किसी के जीवन और मौत की चाबी थी। रणवीर ने कहा, अगर बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता चुनना है तो सोच समझकर। ये लोग हमारे पीछे हैं, हमें उन्हें मात देनी होगी। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, सुबह की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ी, लेकिन जंगल का वातावरण अब भी तनावपूर्ण था। दूर से आवाजें आती रहीं। पीछा करने वाले लोग अब भी वहां थे। चोर ने भाई को अपने पास रखा और बोला, जंगल के उत्तर की ओर एक पुरानी ढलान है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन मौका है। रास्ता कठिन था। घास और कांटे उनके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन तीनों धीरे धीरे बढ़ते गए। बीच बीच में घायल भाई ठिठकता, चोर उसे सहारा देता और राघव और रणवीर दोनों उसके चारों ओर सुरक्षा की पंक्ति बनाए रखते। जंगल के भीतर उनकी हर हरकत अब सोच समझकर की जा रही थी। कुछ दूरी पर उन्होंने एक छोटी नदी देखी। पानी तेज बह रहा था। राघव ने कहा, यहां पार करना मुश्किल होगा। चोर ने आंखें चमकाईं और बोला, लेकिन यही सबसे तेज रास्ता है। पीछे से जो लोग आए हैं, अगर हम जंगल के माध्यम से जाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। इस नदी को पार करना हमारे लिए आखिरी मौका है। चालाकी और साहस की जंग में तीनों ने नदी पार करने का निर्णय लिया। राघव और रणवीर ने अपने अपने तरीके से साहस जुटाया। चोर ने भाई को कंधे पर रखा और सावधानी से नदी में कदम रखा। ठंडा पानी उनके पैरों और जांघों तक पहुंच रहा था। तेज बहाव के कारण हर कदम चुनौती बन गया। राघव की आंखें चारों तरफ पड़ी थीं। नदी के पार जाते ही जंगल की भीड़ से दूर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन तब अचानक नदी के दूसरी ओर से एक धुंधली परछाई दिखाई दी। चोर ने फुर्ती से अपने भाई को झुकाया। आवाज आई, ताबीज, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राघव ने महसूस किया कि अब सिर्फ शारीरिक दौड़ ही नहीं, बल्कि बुद्धि और योजना की लड़ाई शुरू होने वाली है। नदी पार करने के बाद उन्हें जंगल के भीतर एक खंडहर दिखा। वहां जाकर वे थोड़ी देर ठहरे। चोर ने अपने भाई को बैठाया और बोला, ये जगह हमें थोड़ी सुरक्षा देगी, लेकिन सच कहूं, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। ये ताबीज इतना सरल नहीं है। इसके पीछे लोग बड़े ताकतवर हैं। रणवीर ने कहा, तो इसका मतलब हमें सिर्फ बचना नहीं, बल्कि इसकी सही दिशा में इसे सुरक्षित रखना होगा, और ये दिशा अभी तक छुपी हुई है। राघव ने धीरे से ताबीज को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, अगर हम इसे गलत हाथों में जाने देंगे तो ना केवल हमारा जीवन खतरे में होगा, बल्कि कई अन्य लोग भी। जंगल की खामोशी में अचानक एक हल्की हवा चली, जैसे संकेत दे रही हो कि अगला मोड़ पास है। चोर ने कहा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग ताबीज के पीछे हैं वे अब और करीब हैं, हमें चलना होगा। तीनों ने गहरी सांस ली। घायल भाई अब थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी भय था। राघव और रणवीर ने उसे सहारा दिया। चोर ने अपनी तलवार जैसे कठोर इरादों के साथ हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़े। इस दौरान जंगल की हर शाख, हर झाड़ी जैसे उनकी हर चाल का इंतजार कर रही थी। ये लड़ाई अब सिर्फ जीवित रहने की नहीं थी, ये ताबीज के सच को दुनिया तक पहुंचाने की लड़ाई बन चुकी थी। जंगल के भीतर खंडहर के पास पहुंचते ही माहौल और भी घना हो गया। चारों ओर टूटे हुए पत्थर, अज्जली दीवारें और झाड़ियों में लुके हुए कुत्तों जैसी परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। चोर ने अपने भाई को धीरे धीरे जमीन पर बिठाया और बोला, ये जगह हमें थोड़ी देर की सुरक्षा देगी, पर ज्यादा देर नहीं। ये लोग अभी भी हमारे पीछे हैं। राघव ने ताबीज कसकर हाथ में पकड़ा। उसने महसूस किया कि यह अब केवल एक वस्तु नहीं रही, ये किसी के जीवन और मौत का निर्णय थी। रणवीर ने धीरे से कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो योजना बनानी होगी। हमें उनके चलने के तरीके का अनुमान लगाना होगा। इस खंडहर में हर दरार और छाया हमारी ताकत या कमजोरी बन सकती है। तभी दूर से हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे आ रहा हो। चोर ने अपने भाई को और पास खींचा, उसके शरीर को अपनी पीठ से ढक दिया।
उसकी आंखों में आग और सावधानी दोनों थीं। उसने कहा, वे पास हैं और इस बार वे पूरी ताकत के साथ आए हैं। राघव ने देखा कि खंडहर की दीवारों के पीछे कुछ परछाइयां घुसपैठ कर रही थीं। ये लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वो चारों तरफ घेराव कर रहे थे। चोर ने धीरे से रणवीर की ओर देखा और बोला, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम इन पर सीधे हमला करेंगे तो मौका उनके हाथ में नहीं जाएगा। हमें रणनीति बनानी होगी। तीनों ने खंडहर के अंदरूनी हिस्से में छिपकर योजना बनाई। चोर ने कहा, जब वे सबसे करीब आएं, हम तीनों अलग अलग दिशाओं से उन्हें घेरेंगे। राघव, तुम ताबीज संभालो, रणवीर और मैं हमला करेंगे। याद रखना, हमारी ताकत हमारी सोच है। कुछ ही क्षणों में पीछा करने वाले अंदर आ गए। उनकी आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। हथियारों की हल्की खड़खड़ाहट और पैरों की आहट ने खंडहर में गूंज पैदा कर दी। अचानक पहला हमला हुआ। चोर ने अपने तेजी से सामने वाले को पकड़कर उसे घिरा दिया। रणवीर ने पीछे से पत्थर फेंका और दूसरा पीछा करने वाला लड़खड़ा गया। राघव ने ताबीज को कसकर पकड़ा। उसने देखा कि पीछे की दरार से तीसरा व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा था। चोर ने तुरंत उसे रोकने के लिए झपट्टा मारा। लड़ाई के बीच खंडहर की दीवारें कांपने लगीं, पत्थर टूटे और धूल उड़ गई। घायल भाई, जो पहले कमजोर लग रहा था, अब अपनी हिम्मत जुटा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, इस ताबीज को छोड़ना नहीं। अगर हम इसे खो देंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चोर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की राहत की झलक थी। जंगल की खामोशी में अचानक पीछे से और कदमों की आवाजें आईं। पीछा करने वाले लोग वापस आ गए थे और इस बार वे अधिक संख्या में थे। चोर ने कहा, हमारे पास समय कम है। अगर बाहर निकलना है तो अब या कभी नहीं। राघव ने ताबीज को कसकर पकड़ा। रणवीर ने चोर के इशारे पर हमला किया। जंगल के भीतर खंडहर के टूटे हुए रास्तों में तीनों ने मिलकर एक अद्भुत तालमेल दिखाया। उनकी चाल इतनी तेज और योजनाबद्ध थी कि पीछा करने वाले उलझते और गिरते गए। आखिरकार तीनों ने खंडहर के एक पुराने गड्ढे में प्रवेश किया। ये जगह इतनी गहरी और संकरी थी कि पीछा करने वाले बिना झुके नहीं जा सकते थे। चोर ने भाई को अंदर खड़ा किया। राघव और रणवीर ने पीछे से सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित किया। अंधेरे में तीनों ने थोड़ी देर सांस ली। बाहर से अब भी हल्की आवाजें आती थीं, लेकिन वो जान चुके थे कि फिलहाल उनका पीछा करना नामुमकिन है। चोर ने धीरे से कहा, हम बच गए, लेकिन ये केवल शुरुआत है। ताबीज के रहस्य का असली सामना अभी बाकी है। राघव ने ताबीज को हाथ में कसकर पकड़ा और महसूस किया कि अब केवल जीवन की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सच को उजागर करने की जंग शुरू हो चुकी थी। जंगल की खामोशी में तीनों की सांसें धीरे धीरे शांत हुईं, पर उनके भीतर की बेचैनी और सावधानी अब और गहरी हो गई थी। अगली चुनौती अब केवल जंगल या पीछा करने वाले नहीं थे। ये सच और धोखे का सामना था जो अब उनके सामने धीरे धीरे उजागर होने वाला था। जंगल के भीतर गड्ढे में थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों ने निर्णय लिया कि अब आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। ताबीज अब केवल सुरक्षा का साधन नहीं था, वो रहस्य का केंद्र बन चुका था। चोर ने भाई को सहारा देते हुए कहा, ताबीज में जो नक्शा छुपा है वो सिर्फ पैसे या खजाने तक नहीं ले जाएगा, यह हमें उन लोगों तक ले जाएगा जिन्होंने सालों तक निर्दोषों की जिंदगियां तबाह की हैं। अगर हम इसे सही हाथों में पहुंचाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है। राघव ने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि हर कदम अब जोखिम भरा है। जंगल की नमी, धूल, टूटे हुए पत्थर सब उनके लिए चुनौती बन चुके थे। रणवीर ने कहा, तो इसका मतलब है कि ताबीज केवल वस्तु नहीं बल्कि न्याय की चाबी है, और इसके लिए हमें न केवल तेज होना होगा बल्कि चालाक भी। तीनों धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकले और खंडहर के पीछे छुपी हुई पुरानी पगडंडी पकड़ ली। रास्ता संकरा और उबड़-खाबड़ था। चोर ने कहा, हमारे पीछे अब तक पीछा करने वाले लोग नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया। वे अभी भी कहीं पास हैं, हमें सतर्क रहना होगा। राघव ने ताबीज की ओर देखा। उसके भीतर अब सवाल उठने लगे कि ये चीज असल में कितनी शक्तिशाली है। इसके बिना भी दुनिया चल सकती थी, लेकिन इसके होने से कुछ ऐसा संभव है जिसे सोचकर भी डर लग रहा था। रणवीर ने कहा, अगर इसे गलत हाथों में दिया गया तो केवल खजाना या सत्ता नहीं बल्कि जीवन और मौत भी खेल बन जाएगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, चोर ने अचानक झाड़ी के पीछे एक छोटी सी गुफा देखी।
वो रुका और कहा, ये जगह सुरक्षित लगती है, थोड़ी देर रुकते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। भाई धीरे धीरे बैठ गया। उसकी चोट अब भी गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक थी। राघव ने कहा, हमें यह समझना होगा कि नक्शा हमें कहाँ ले जाएगा। केवल सही दिशा ही हमें बचा सकती है। ये ताबीज अब केवल बचाव का साधन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। चोर ने हाथ में नक्शा देखा, जो ताबीज में छुपा था। धीरे धीरे उसने उसे खोला। राघव और रणवीर की आंखें बड़ी हो गईं। नक्शा केवल दिशा नहीं दिखा रहा था, ये पुराने रहस्यों, छुपी हुई खदानों और उन लोगों के ठिकानों की पहचान दे रहा था जिन्होंने निर्दोषों का खून किया था। चोर ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि अगर हम इसे सही हाथों तक पहुंचा दें तो वो लोग कभी भी ताकतवर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर फंस गए तो हम तीनों की जिंदगी खतरे में होगी। राघव ने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ लिया। उसे अब डर और साहस दोनों महसूस हो रहे थे। रणवीर ने कहा, अब केवल तेज होना ही नहीं, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। नक्शा हमारी सुरक्षा भी है और हमारी चुनौती भी। तभी दूर से हल्की हलचल सुनाई दी। जंगल की शाखाओं के बीच परछाइयां हिल रही थीं। चोर ने अपने भाई को और पास खींचा। उसकी आंखों में अब तक का सबसे गंभीर इरादा झलक रहा था। उसने कहा, वे आएंगे और हमें तैयार रहना होगा। आज हम सिर्फ जीवन के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए भी लड़ रहे हैं। राघव और रणवीर ने एक दूसरे की ओर देखा। अब समझ आ रहा था कि ये लड़ाई केवल जंगल या पीछा करने वालों की नहीं थी। ये ताबीज, नक्शा और असली दुनिया के गुनहगारों के बीच की लड़ाई थी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ खतरे की गूंज उनके दिल में गूंजती रही। ताबीज अब केवल वस्तु नहीं रह गया, ये न्याय, साहस और भविष्य का प्रतीक बन चुका था। जंगल की खामोशी में उनके कदमों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हर पत्थर और शाखा उनकी कहानी का गवाह बन रही हो। सत्य अब धीरे धीरे उजागर होने वाला था, पर खतरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल की गहराई में धीरे धीरे उजाला फैल रहा था, लेकिन वातावरण अभी भी भारी और तनावपूर्ण था। तीनों अब जानते थे कि ताबीज केवल एक वस्तु नहीं थी, ये किसी रहस्य और शक्ति का प्रतीक था। चोर ने भाई को और पास खींचा और धीरे से कहा, जो नक्शा इस ताबीज में छुपा है वो केवल खजाने या संपत्ति तक नहीं जाता, ये उन लोगों के ठिकानों तक ले जाता है जिन्होंने निर्दोषों का खून किया है। आज हम उन्हें समाप्त कर सकते हैं, पर रास्ता खतरों से भरा है। राघव ने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ लिया। उसके भीतर डर और साहस दोनों थे। रणवीर ने कहा, तो इसका मतलब है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो ये ताबीज गलत हाथों में जाकर और भी विनाश करेगा। अब हमें तेजी और चतुराई दोनों की जरूरत है। तीनों ने खंडहर से बाहर निकलते हुए एक छोटे नदी के पास पहुंचे। नदी का तेज बहाव चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यही सबसे सुरक्षित मार्ग था। चोर ने भाई को सहारा दिया और कहा, पानी का यह रास्ता हमें पीछा करने वालों से बचाएगा, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होगा। हर कदम में सावधानी रखो। जैसे ही उन्होंने नदी पार की, अचानक जंगल में हल्की हलचल हुई। दूर से आवाजें आ रही थीं, मानो पीछे कुछ लोग छिपकर उनका पीछा कर रहे हों। चोर ने आंखें तंग की और कहा, वे पास हैं और अब हम उनके सबसे खतरनाक छिपे हुए जाल में प्रवेश करने वाले हैं। राघव ने देखा कि उनके सामने एक पुराने किले जैसा खंडहर था। ये वही जगह थी जहां नक्शा उन्हें ले जा रहा था। चोर ने कहा, यहां वो लोग होंगे जिनके पीछे ताबीज और उनका रहस्य है। हमें बेहद सावधान रहना होगा। एक भी गलती मौत का कारण बन सकती है। तीनों धीरे धीरे किले की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही वातावरण बदल गया। दीवारों पर पुरानी खून की धारियां, टूटे हुए हथियार और खिड़कियों से झांकती धूप ने जगह को और भी खौफनाक बना दिया। चोर ने भाई को और पास रखा। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक उम्मीद भी। राघव ने ताबीज हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसे अब महसूस हो रहा था कि ये केवल एक रहस्य नहीं, ये न्याय का प्रतीक है। रणवीर ने कहा, यहां हर कदम पर खतरा है, हमें सोच समझकर चलना होगा। कोई भी हल्की चूक हम तीनों के लिए महंगी साबित हो सकती है। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे, अचानक दूर से एक तेज शोर हुआ। पीछा करने वाले लोग सामने आ गए थे, हथियारों से लैस, और उनकी आंखों में केवल ताबीज पाने का इरादा। चोर ने धीरे से कहा, अब ये अंतिम लड़ाई है, हम पीछे नहीं हट सकते। तीनों ने अपने स्थान संभाले। चोर ने भाई को धीरे से जमीन पर बिठाया और कहा, तुम ताबीज संभालो, इसे किसी भी हाल में नहीं खोना। राघव ने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई, हर खतरनाक इंसान की स्थिति पढ़ने की कोशिश की। फिर अचानक पहला हमला हुआ। पीछा करने वाले लोग एक साथ किले के अंदर घुसे। चोर ने तेजी से उनके सामने झपट्टा मारा।
रणवीर ने पीछे से पत्थर फेंका और राघव ने ताबीज को सुरक्षित रखते हुए उनकी चालों का अनुमान लगाया। लड़ाई लंबी और कठिन थी। चोर और रणवीर ने मिलकर पीछा करने वालों को संभालने की कोशिश की, जबकि राघव ताबीज को सुरक्षित रखने में लगा रहा। घायल भाई अब भी हिम्मत जुटा रहा था और धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि ये केवल उनकी लड़ाई नहीं, ये न्याय और सच्चाई की लड़ाई है। किले के अंदर आवाजें गूंज रही थीं। हर कदम, हर टकराहट, हर सांस में मौत का खतरा था। चोर ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम आज सफल हुए तो ये ताबीज सही हाथों में जाएगा, लेकिन अगर फंस गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक पीछा करने वाले लोग घबराए और पीछे हटने लगे। चोर ने अपने भाई और विद्वानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। राघव ने ताबीज को हाथ में कसकर पकड़ा। रणवीर ने देखा कि किले के भीतर अब केवल उनकी तीनों की मौजूदगी थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वो समय आ गया था ताबीज का असली उद्देश्य पूरा करना और उन खतरनाक लोगों से न केवल बचना बल्कि उनकी ताकत को खत्म करना। जंगल की खामोशी और किले की दीवारों में अब केवल तीनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये लड़ाई अब खत्म होने वाली थी और न्याय का असली चेहरा सामने आने वाला था। किले की खामोशी अब केवल तीनों की सांसों और उनके कदमों की गूंज से भरी थी। राघव ने ताबीज कसकर हाथ में पकड़ा। चोर और रणवीर उसके दोनों ओर थे, जैसे एक अविभाज्य सुरक्षा कवच। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर उनके दिल जानते थे कि अंतिम खतरा अभी भी उनके चारों ओर छुपा है। ये लड़ाई केवल जीवन और मौत की नहीं थी, ये सच्चाई और अन्याय की भी थी। चोर ने धीमे स्वर में कहा, ये समय हमारा है, हम पीछे नहीं हट सकते। ये ताबीज केवल हमारा नहीं, ये उन लोगों के लिए न्याय लाएगा जिन्होंने निर्दोषों का खून किया। राघव ने महसूस किया कि अब डर और आशंका दोनों पीछे छूट चुके थे। उसके भीतर केवल एक उद्देश्य बचा था, ताबीज सुरक्षित रखना और सत्य उजागर करना। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर गहरी सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, अचानक बाहर से हल्की हलचल हुई। पीछा करने वाले लोग वापस आ गए थे। इस बार उनकी संख्या अधिक थी। चोर ने अपने भाई को और पास खींचा और बोला, अब या कभी नहीं, हर कदम सोच समझ कर। रणवीर ने हथियार उठाए और अपनी स्थिति संभाली। अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। किले के भीतर पत्थर और लकड़ी की टकराहटें गूंजने लगीं। पीछा करने वाले लोग तेजी से अंदर घुस रहे थे, पर चोर और रणवीर ने मिलकर हर हमले को मात दी। राघव ने ताबीज हाथ में कसकर पकड़ा और हर परिस्थिति में से सुरक्षित रखा। घायल भाई भी अब अपने अंदर की ताकत महसूस कर रहा था। लड़ाई लंबी और कठिन थी। चोर ने पीछे से हमला करते हुए दुश्मनों को गिराया, रणवीर ने रणनीति के साथ अन्य लोगों को रोका और राघव ने ताबीज को हाथ में पकड़े रखा। एक एक करके पीछा करने वाले लोग चोर और विद्वानों के सामूहिक प्रयास के आगे हारने लगे। अचानक सबसे ताकतवर पीछा करने वाले ने अपने साथी के साथ आखिरी हमला किया। चोर ने उसे चुनौती दी, रणवीर ने उसका ध्यान भटकाया और राघव ने ताबीज को पकड़ते हुए योजना बनाई। एक तेज और निर्णायक झपट्टा हुआ और सबसे खतरनाक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। जंगल और किले में सन्नाटा छा गया। तीनों ने थोड़ी देर सांस ली। ताबीज अब सुरक्षित था। चोर ने भाई की ओर देखा और कहा, हमने इसे बचा लिया, अब इसे सही हाथों में पहुंचाना बाकी है। राघव ने ताबीज हाथ में कसकर पकड़ा और महसूस किया कि अब यह केवल वस्तु नहीं रह गई थी, ये न्याय का प्रतीक बन चुका था। रणवीर ने कहा, हमारे जीवन की लड़ाई समाप्त हो गई, पर यह ताबीज अब सच्चाई की रक्षा करेगा। इसे सही जगह पहुंचाकर हम निर्दोषों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। घायल भाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गलतियों से भरी जिंदगी जी, पर आज ये ताबीज मेरे हाथों में सही कारण के लिए है। अब मैं संतुष्ट हूं। चोर ने उसकी पीठ तपतपाई। राघव और रणवीर ने एक दूसरे की आंखों में सम्मान और सहयोग देखा। जंगल की खामोशी अब केवल ताबीज और उनके साहस की कहानी कह रही थी। तीनों ने धीरे धीरे किले से बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी और उन्होंने महसूस किया कि डर और खतरे के बावजूद सत्य, साहस और इंसानियत ने जीत हासिल की है। ताबीज अब सुरक्षित हाथों में था। पीछा करने वाले परास्त हो गए थे और तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर चेहरे पर थकान, राहत और संतोष झलक रही थी। और इस तरह जंगल की भयावह रातों, खतरों और रहस्यों के बीच तीनों ने न केवल ताबीज की रक्षा की, बल्कि न्याय और इंसानियत की जीत को साकार किया। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। ये एक संदेश छोड़ गई।
साहस, विश्वास और एकजुटता से हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है और सत्य की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है।